सो लेट स्टार्ट अगेन। जहां हमने कल थ्योरी पे छोड़ा था वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी को एक बार फिर से टच करते हैं और देखें कि हमारा डिस्कशन कहाँ तक पहुंच चुका था। फीचर्स ऑफ अ कंपनी हो चुके थे। ठीक है जी। हमने पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी की बात कर ली थी। 1% कंपनी में रूल थ्री, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, उसके हिसाब से चेंज चलती हैं। शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी में ऑथराइज कैपिटल हो चुका था, इशूड हो चुका था, सब्सक्राइब्ड हो चुका था, कॉल्ड अप हो चुका था, पेड अप हो चुका था, अनपेड हो चुका था। अनपेड से हमारा क्या बनता है? कॉस्ट से नरियर बनता है। और जो हमारा अनकॉल्ड था उसको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं कि अनरिजर्व, और एक को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस जो है बहुत ही पॉपुलर डिफरेंस है, जो कि एग्जामिनर पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। होम एग्जाम में भी हायर प्रोबेबिलिटीज के आने की होती है। देखिए, किसी के होम एग्जाम की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, बोर्ड एग्जाम की गारंटी मैं अच्छे से ले सकता हूँ कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस के चांसेस बनते हैं। वैसा ही होता है, बोर्ड का पेपर बनाने वाले लोग हम जैसे ही होते हैं, थोड़े हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस। और जनरली, अब क्या बताएं तुम्हें, छोड़ो आगे चलते हैं। सर आज भी ये करेंगे थ्योरी। बस थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। और तुम हो कहाँ वैसे आज? सर आज नहीं आ पाया सर, वो घर में कोई था नहीं हाँ, इसलिए। कोई बात नहीं, सही बात। छोटे अरे नहीं बच्चे सर ना क्रच रोज में बैठे रहते हो, तुम्हारी ट्रेनिंग आई नहीं होगी तुम्हारी आज। पढ़नी आई होगी। होती, चल कोई बात नहीं, छोड़ दो। आइए नहीं देखें सर मैं जरा। ऑनलाइन में भी अच्छे से अरे बस ध्यान ठीक है, दे। चुप रहे आप, बोल मत अब कुछ भी। रुक जाओ अभी। बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, ये मैं आपको बाद में, जब हम फुल फ्लेश थियोरेटिकल क्वेश्चन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अभी हल्का फुल्का आप अपनी स्क्रीन देख रहे होंगे। शेयर कैपिटल है, ऑथराइज्ड है, इशूड है, सब्सक्राइब्ड है। सब्सक्राइब के बाद क्या होता है? कॉल्ड अप है, पेड अप है। उस तरह से बाइफर्केशन होगा। बैलेंस शीट के क्वेश्चन अच्छे खासे कराऊंगा। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है विच इज ऑफ अराउंड 12, नहीं, हाँ 12 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसमें सीबीएसई के अंदर अब तक जितनी बार भी इशू शेयर से रिलेटेड बैलेंस शीट के क्वेश्चन है, सबका कंपाइलेशन सॉल्यूशन के साथ है। तो इस चैप्टर के एंड में मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आप लोगों को दे दूंगा, तो उससे आसानी हो जाएगी। सोल्यूशन के साथ है, बड़े बड़े क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ है वो। दैट आई विल गिव यू। ठीक है जी, चलते हैं आगे जरा। तो बैलेंस शीट को मैं अभी डिस्कशन में लेके नहीं चलूंगा, बीच बीच में जब जब हम इशू ऑफ शेयर्स के केसेस पढ़ेंगे, बैलेंस शीट बताता चलूंगा। बैलेंस शीट का क्वेश्चन 3 नंबर का बहुत आराम से आपके एग्जाम में आता है, और आया है कई बार। जरा देखिए आप, हमारे पास सिलेबस में दो तरह के शेयर्स हैं। एक है इक्विटी शेयर्स और एक है प्रेफरेंस शेयर्स। और इक्विटी और प्रेफरेंस से रिलेटेड 1 मार्कर क्वेश्चन कभी भी आ जाता है, कभी भी टपक जाता है। जरा देखते हैं यहाँ पर कि इक्विटी शेयर किसको बोला जाएगा और प्रेफरेंस शेयर्स किसको बोला जाएगा। ठीक है जी। देखिए, कैन यू सी दिस? दिख रहा होगा शायद आपको स्क्रीन पर, मेरी कलम चलती हुई। कंपनी के हिसाब से शेयर दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, और एक को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विटी शेयर्स। पहली कैटेगरी प्रेफरेंस शेयर्स बोलिए, दूसरी कैटेगरी कौन सी बोलिए? इक्विटी शेयर को। एंड इक्विटी शेयर इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनरी शेयर्स। ध्यान रखना, इक्विटी शेयर का सिनोनिम्स एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है? ऑर्डिनरी शेयर्स भी। बाकी दूसरी जगह किसी और नाम से पुकारे जाएं वो नहीं है, हम एनसीईआरटी के हिसाब से लेके चल रहे हैं आगे। चलिए पहले प्रेफरेंस शेयर देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन 43 है, कंपनीज एक्ट 2013 का। ये सेक्शन जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, ये आपको कंठस्थ होने चाहिए। कंठस्थ मतलब दैट शुड बी, क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए अच्छे से सर ये सारे सेक्शन आ सेक्शन। जाते हैं कोई एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल, सीयूटी के एग्जाम में ये आ जाते हैं। क्या करेंगे आप लोग पता है? मैंने एक बच्चा था मेरे स्कूल में, पिछले क्लास में, मेरे स्कूल में था, पिछले बैच में। उसने क्या किया, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक में जितने भी सेक्शंस बने थे, सबका कंपाइलेशन बना लिया था। तो है कोई ऐसा वीर बहादुर बच्चा इस क्लास में भी जो कि सारा कंपाइलेशन बना ले, तो मैं उसको टाइप करा के सबको फिर सॉफ्ट कॉपी दे दूं? कौन? अच्छा, रोहन है, चलो ठीक है। ओके रोहन, प्राउड ऑफ यू। ही विल डू इट फॉर अस। ठीक है। जितने भी सेक्शन, जितने भी अकाउंट, जैसे हमने देखा ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932, फंडामेंटल शुरू हो जाते हैं, और सबको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैं बताऊंगा किसी बच्चे को, अलग अलग लोगों को, मतलब जैसे पार्टनरशिप का टास्क एक को दे दूंगा, कंपनी अकाउंट का एक, और थर्ड बुक का एक को, और उसे कंपाइल करके अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा। कोलैबोरेटिव स्टडी कहते हैं उसको, रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए देखें जरा, ये क्या कहता है आपसे?
उससे कई बार पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर हमने बचपन में अच्छे से पढ़ा है, इक्विटी प्रेफरेंस पढ़ा है, लेकिन डेप्थ में नहीं पढ़ा, वो हम पढ़ रहे हैं अब। पहली बात, इट कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल राइट कौन सा? डिविडेंड का। और कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं बोलते, डिविडेंड का। डिविडेंड अगर डिक्लेयर होगा तो पहला राइट किसका है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे काम आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। वहाँ प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं, इक्विटी शेयर भी होते हैं। प्रेफरेंस पे अगर तुमने इक्विटी पे डिविडेंड दिया तो उससे पहले तो प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना है। तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा, चाहे वो नॉर्मल डिविडेंड हो चाहे इंटरम डिविडेंड हो, पहले किसका राइट है? डिविडेंड नाम चीज अगर कोई इशू हुई तो अलॉट डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ तो पहला राइट किसका बनता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बनता ही है। और आगे चलते हैं। डिविडेंड टू बी पेड ईदर एज अ फिक्स अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एन अमाउंट कैलकुलेटेड फिक्स रेट ऑन द नॉमिनल वैल्यू। देखिए, प्रेफरेंशियल राइट होता है, या तो अमाउंट बोलते हैं कि 10,000, 20,000, 50,000, या परसेंटेज बोलते हैं, 10%, 12%, 5%, 7%। प्रीफिक्स लगता है। 10% प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब है? इन पर क्या दिया जाना चाहिए? 10% फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू का क्या दिया जाना चाहिए? डिविडेंड दिया जाना चाहिए। थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ पर। फिक्स रेट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, अच्छा जी, बिफोर डिवाइडेड टू इक्विटी शेयर। दूसरा क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल इट कैरीज और विल कैरी ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी प्रेफरेंशियल राइट। जब कभी कंपनी बंद होने वाली होगी, तो आपने पढ़ा था ना डिसोल्यूशन में, बिजनेस बंद होगा तो पहले किसको देते हैं? थर्ड पार्टी। फिर कौन? पार्टनर्स का लोन। फिर कौन? पार्टनर्स की कैपिटल। बच जाए तो पार्टनर्स में प्रॉफिट के रूप में बटेगा। ऐसे ही था। कंपनी अगर बंद होती है, पहला राइट किसका है? डिवेंचर होल्डर का। लोन होते हैं वो, थर्ड पार्टी डिवेंचर होल्डर। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। फिर बचा अगर तो इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, अगर कंपनी वाइंड अप कर रहे होंगे तो। कंपनी अगर बंद कर रहे होंगे, पहली प्रायोरिटी डिवेंचर होल्डर की, दूसरी प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, लास्ट में अगर कुछ बचता है तो आप किसको बांटेंगे? वो इक्विटी शेयर होल्डर को। दो प्रेफरेंसेस होती हैं, एक डिविडेंड की होती है और एक क्या होती है? पेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जो कि प्रेफरेंशियल राइट मिलता है किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कहते हैं कि नाउ विद स्टैंडिंग द अबव टू कंडीशन, होल्डर इन द प्रेफरेंस शेयर मे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट फुल्ली और टू लिमिटेड इन एक्सटेंट ऑफ सरप्लस स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी। अब जरा एक और चीज समझ लीजिए। मान लिया जाए आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा, ठीक है जी। डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया आपने, और डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद पहले आपने किसको दे दिया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया, फिर भी बच गया, फिर भी डिविडेंड बच गया। अब अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स थे तो उनको बचे हुए हिस्से पे भी प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर नहीं थे तो उनको नहीं मिलेगा। ये हमारे प्रेफरेंस शेयर की टाइप है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अभी टाइप्स आएंगे अभी, टाइप्स अगर हैं या नहीं है। हाँ, ये पे देखिए ना, इनका हल्का फुल्का जिक्र कर रखा है, देखिए क्या बोला हुआ है। इट कैन बी पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, इट कैन बी क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, इट कैन बी रिडीमेबल और इरेडीमेबल। ये सब क्या है? टाइप्स हैं। एनसीईआरटी ने इसके बारे में नहीं बोला, वो मैं बता रहा हूँ आपको। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हैं? दोज हु हैव प्रेफरेंशियल राइट ओवर सरप्लस डिविडेंड इवन आफ्टर गिविंग इट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर उनका राइट है, अगर वो शेयर उस टाइप के हैं, तो उन्हें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। अदरवाइज वो क्या है? नॉन पार्टिसिपेटिंग है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है जरा समझ देखिए जरा। प्रेफरेंस शेयर की टाइप, प्रेफरेंस शेयर की टाइप है, नंबर वन, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर दो, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसका ध्यान रखेंगे। पार्टिसिपेटिंग कौन से हैं? जो सरप्लस डिविडेंड बच जाता है आफ्टर पेइंग इट ऑफ टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आफ्टर गिविंग इट टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर भी सरप्लस बच जाए अगर, तो उसमें जिनका राइट होगा उन्हें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। ठीक है जी। और जिन पर वो राइट नहीं है उन्हें नॉन पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं। ध्यान रखना उसका। फिर दूसरा हमने बोला क्या? क्यूमुलेटिव
एंड नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या होते हैं जरा जानिएगा। मान लिया जाए एक साल आपके पास प्रॉफिट नहीं था, अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप, और लॉस हो गया आपको, तो आप डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करेंगे, ठीक है जी। डिविडेंड नहीं डिक्लेयर, डिविडेंड कब दिया जाएगा, जब प्रॉफिट होगा। तो इक्विटी शेयर को तो फर्क पड़ता नहीं, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और होगा भी तो भी नहीं मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर डिविडेंड है तो उन्हें मिलना चाहिए। अगर जिस किसी एक पर्टिकुलर ईयर में अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं होगा, तो उनको डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। अगले साल फिर से लॉस हो गया, तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, नहीं नहीं मिलेगा। तीसरे साल फिर लॉस हुआ, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो क्या होगा सुनिए। जिस साल प्रॉफिट है डिविडेंड दे दिया जाएगा, जिस साल लॉस है डिविडेंड डिक्लेयर, मतलब जैसे बोला 10% प्रेफरेंस शेयर्स, तो चाहे प्रॉफिट है या नहीं है, आप उनका प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन देंगे नहीं। अगले साल लॉस है, अगले साल का भी डिविडेंड कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन देंगे नहीं। थर्ड ईयर में अगर प्रॉफिट हो गया, तो थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों का तीनों दे देंगे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, वेयर डिविडेंड इज क्यूमुलेटिव ओवर द टाइम पीरियड, उनको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। जितना भी होगा उतना बोल रहे हैं ना। वो ये कहता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप क्या होती है, मतलब गारंटी है उनको कि तुम्हें डिविडेंड मिलेगा ही। जिस साल लॉस है उस साल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो अगला पिछला सब मिल जाएगा। 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक आपको लॉस हुआ, चौथे साल में प्रॉफिट हुआ, पहले हम क्या करेंगे, पिछले 3 साल का क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का दे देंगे हम डिविडेंड, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। वो होते हैं क्या, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और जो इस कैटेगरी के नहीं होते नॉन क्यूमुलेटिव बोलते हैं, ठीक है जी। नंबर 3, अगले हमारे पास है रीडीमेबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये क्या होते हैं। रिडीमेबल का मतलब समझिएगा, पेइंग बैक। रिडम्पशन का मतलब था किसी को पैसा वापस कर देना। रिडीमेबल का मतलब था रिपेएबल। आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लिया, अगर आप उसे कंपनी की लाइफ टाइम में आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम वापस कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर उनको लाइफ टाइम में वापस नहीं करेंगे, कोई और मोड ऑफ सेटलमेंट का होगा, उन्हें कहते हैं इरिडीमेबल। जनरली इरिडीमेबल नहीं होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक और होती है नंबर कैटेगरी, वो इसमें बुक में नहीं दे रखी है, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनमें क्या होता है जरा जानिएगा। अगर किसी प्रेफरेंस शेयर को हम इक्विटी शेयर या किसी दूसरी कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर पाए, तो उन्हें बोलेंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर ये फैसिलिटी नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ में सब कुछ डाल दिया था, हमने डिटेल में डिस्कशन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी की तरफ, क्या लिखा है जरा देखें। आई थिंक इट इज फाइन विद एवरीबडी, दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ऑनलाइन में ऑफलाइन में, बोलिए। यस सर। चलो अब आगे चलते हैं इक्विटी शेयर्स पर। क्या, अगेन सेक्शन 43, अगेन सेक्शन 43 कंपनीज एक्ट, इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। लड़का वो जो लड़की नहीं, है ना, आदमी वो जो औरत नहीं। तो जिसके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है, उस शेयर को हम क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर बोलेंगे। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा ना, आगे बढ़ते हैं। इन अदर्स वर्ड्स, शेयर्स विच डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल आर टर्म्ड एज ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। ये डेफिनेशन ध्यान रखना। दो प्रिविलेजेस थी ना, प्रेफरेंशियल राइट ओवर डिविडेंड, प्रेफरेंस ओवर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो वो शेयर जिनको कोई प्रेफरेंशियल राइट इन डिविडेंड नहीं है और जिनको रिपेमेंट के टाइम में कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, ठीक है जी। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होता है, दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर द डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट, उनको मिलता है। और आफ्टर सेटिस्फाइंग इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, उसको देने के बाद रेजिड्यूअल प्रॉफिट जिसे कहते हैं, उस पर इनका हक होता है, चाहे जितना मर्जी हो जाए, ठीक है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फिक्स नहीं होता है, और ये ईयर टू ईयर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो गया। लेकिन
प्रेफरेंस शेयर्स पर अगर रेट फिक्स है तो डिविडेंड का रेट भी फिक्स रहेगा। हाँ बिल्कुल, प्रेफरेंस का मतलब ही क्या है? प्रेफरेंस, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आप डिविड प्रॉफिट सबसे पहले किसको देंगे आप? चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो चार्जेस पहले वो देंगे आप। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे। फिर जो बचता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट पढ़ा ना आपने पार्टनरशिप में, वो रिजर्व रिजर्व क्रिएट करने के बाद, समझ रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट किसको बोलते हैं? अच्छा एक चीज समझना जरा, वो इज नॉट रेलेवेंट टू दिस पार्ट, वो थर्ड बुक में काम आती है, समझिए। अगर मैं बोलूं पार्टनरशिप में अप्रोप्रिएशन, कोई बताएगा क्या क्या होता है? पार्टनरशिप में अप्रोप्रिएशन क्या क्या होते हैं भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, क्रिएशन ऑफ रिजर्व, ये क्या अप्रोप्रिएशन है? यही तो है। कंपनी अकाउंट में जरा अप्रोप्रिएशन देखें क्या होते हैं। कंपनी अकाउंट में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, ठीक है, एक डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है डिविडेंड की फॉर्म में, और दूसरा क्रिएशन ऑफ रिजर्व। और कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होता है। सैलरी किसी शेयर होल्डर को देते नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी शेयर होल्डर को देते नहीं है, कमीशन किसी शेयर होल्डर को देते नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन तो एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? क्रिएशन ऑफ रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो अप्रोप्रिएशन कंपनी अकाउंट में सिर्फ दो होते हैं, क्या? एक रिजर्व क्रिएशन, और दूसरा क्या? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसी कंपनी में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉफिट जिसमें से हमने क्या कर दिया, रिजर्व भी बना लिया, डिविजिबल प्रॉफिट जिसे डिविडेंड की फॉर्म में हम डाल रहे हैं, वही होता है और कुछ नहीं। नहीं नहीं, चार्ज वो भी नहीं होगा। क्यूमुलेटिव, देखो, चार्ज हमने बोला नहीं, उस साल तो नहीं दिया ना, उस साल तो लॉस नहीं बढ़ाया ना उसने, समझ रहे हो? चार्ज तो जब हुआ ना, व्हेन इट हैज एडेड योर टू मेक योर मिजरीज। एक साल लॉस था, डिविडेंड ले गया, फिर भी लॉस बढ़ गया, वहां लॉस तो बढ़ा नहीं ना अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। चार्ज तो तब होगा ना जब वो आपके लॉस को और बढ़ा जाए। ये तो कंसिडरेट लोग हैं, कहते हैं जब प्रॉफिट होगा तब ले लेंगे, अभी आराम करते हैं। जिस साल प्रॉफिट हुआ उस साल तो लॉस को इसने क्रिएट ही नहीं करा, तो नहीं बोलेंगे उसको। कंपनी अकाउंट में ना ये चार्ज अप्रोप्रिएशन जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ आपको को रिलेट कर कर। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जैसा अकाउंट कोई बनता ही नहीं है अकाउंटिंग में। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों को बहलाने के लिए होता है। कंपनी अकाउंट में कोई अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है। वो तो पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपको नीड ऑफ द आवर होती है, इसलिए करते हैं। रियल अकाउंटिंग में चाहे सोल प्रोप्राइटर है और कंपनी अकाउंट वाली, ज्यादा पॉपुलर अकाउंटिंग सोल प्रोप्राइटर और कंपनी अकाउंट्स की होती है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग बहुत नहीं चलती है, क्योंकि पार्टनरशिप हमारे देश में इतनी नहीं है। या तो सोल प्रोप्राइटरशिप है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चीजें चलती हैं। ठीक है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस हैंडल करता है अपनी, वो ज्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड की करता है, और सोल प्रोप्राइटर को चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत होती नहीं है। उनको पार्ट टाइम अकाउंटेंट है तो उनसे काम चल जाता है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ध्यान से देखना। इक्विटी शेयर कैपिटल दो तरह की हो सकती है, एक विद वोटिंग राइट्स और दूसरी विद डिफरेंशियल राइट टू वोटिंग। ठीक है। विद डिफरेंशियल राइट एज टू वोटिंग डिविडेंड एंड अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस में बी प्रेस्क्राइब्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। समझना, असली इक्विटी शेयर्स कौन है? जिनको वोटिंग राइट्स है, लेकिन कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है हम ऐसे भी इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं जिनको क्या हो, डिफरेंशियल वोटिंग राइट हो या वोटिंग राइट ना भी हो। टाटा ग्रुप ने जब जैगुआर और लैंड रोवर की डील को फाइनेंस करा था, इक्विटी शेयर इशू करे थे विदाउट वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स। मतलब डिविडेंड डिविडेंड सब मिलेगा, वोटिंग राइट नहीं है, मालिक कहलाओगे, वोटिंग राइट नहीं होगा अंडर दिस क्लॉज ओनली, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले के हिसाब से। तो दो तरह के मान के चलेंगे आप, वोटिंग राइट वाले और डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले। ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है जनरली बुक्स में नहीं है, इसलिए हम इसको पढ़ के चल रहे हैं आगे। आगे चलते हैं। अभी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर, शेयर्स पे आगे चल रहे हैं। आइए जरा अब थोड़ा सा एक्चुअल प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि जब आपके शेयर इशू होते हैं मार्केट में तो अकाउंटिंग किस तरह से चलती है। ठीक है, जरा देखें। या किसी के स्कूल में फाइनेंशियल मार्केट, सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर हो चुका है बिजनेस स्टडीज में? हो चुका है किसी के स्कूल में? वो बताइए। ओके, तो आप जानते होंगे ना टाइप्स ऑफ
इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसेस, टाइप्स, मतलब टाइप्स ऑफ आईपीओ बोलूं या इशू ऑफ शेयर्स बोलूं मैं, अगर तो किस तरह से हो सकता है? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस होता है एक। फिर क्या होता है? ऑफर फॉर सेल होता है। फिर क्या होता है आगे? प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, और ई आईपीओ होता है। ये बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे, और डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारा थियोरेटिकली इससे लेना देना नहीं है। अगर बीच में आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस का मतलब हुआ, आपने प्रोस्पेक्टस छापा और जनता को बांट दिया, तो बोला हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या इशू करने वाले हैं। प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या है। बहुत मोटा अच्छा खासा डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस। जैसे अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं एडमिशन करने के लिए, या आपके पेरेंट्स बचपन में जब आप टेंगले टेंगले थे किसी स्कूल में एडमिशन कराने लेके गए हो, तो स्कूल का प्रोस्पेक्टस मिला होगा, शायद अभी भी आपके पेरेंट्स ने फाइल में संभाल के रखा होगा उसको। उसमें लिखा रहता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, और स्कूल के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बताया जाता है उस प्रोस्पेक्टस में। नर्सरी एडमिशन में, अभी आज से 10 साल बाद जब आप अपने टेंगले टेंगले बच्चों को नर्सरी एडमिशन में लेने जाओगे, तब आपको भी प्रोस्पेक्टस और फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, है ना? है मैं? हाँ। तो खुश हो रहा है अभी से। अभी 10 साल बोले मैंने अभी। कितने के हो तुम अभी? 10, 27? चलो 2 साल और ले लेना। तनिष तो भाग गया शादी के नाम से, चल कोई बात नहीं, ठीक है। क्या पता उसने पहले ही कर रखी हो। ओके, चलिए। तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस बोल दिया, ठीक है। ऑफर फॉर सेल, कंपनी क्या करती है कि अपने सारे के सारे शेयर जो होते हैं एक किसी ब्रोकर को दे देती है, भैया ब्रोकर तू मेरे शेयर इशू करना। हमें 10 रुपए का एक शेयर 20 रुपए पर शेयर दिला दे बस। ब्रोकर क्या करता है, उस शेयर को 30 रुपए पर शेयर बेच देता है, कंपनी को 20 रुपए दे देता है, 10 रुपए अपने पास। ऑफर फॉर क्या होता है, सेल होता है। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, कंपनी ने क्या कर दिया, सेलेक्टेड कंपनी सिलेक्टेड लोगों को वो शेयर दे दिए। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या करती है वो, कंपनी क्या करती है, पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है, फिर बच जाए तो जनता को दे देती है। और एक होता है ई आईपीओ, तो ज्यादातर आपने देखा होगा ई आईपीओ ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर ही होता है, ये चलता है। ये टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे वो ई आईपीओ से रिलेटेड होती है आज की डेट। मतलब जो रियल अकाउंटिंग होती है शुभ शेयर्स की, ईआईपीओ वाली होती है। और जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, जो आपके टीएस ग्रेवाल या एनसीईआरटी में अकाउंटिंग पढ़ेंगे, वो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस वाली अकाउंटिंग होती है। प्रोस्पेक्टस छपेगा, फिर प्रोस्पेक्टस जाएगा, फिर इश्यू की डेट फ्लैश होगी, फिर उसके अंदर चलेगा। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ईआईपीओ में एक्चुअली होता क्या है, और कुछ एक अच्छे टर्म्स है जिसके बारे में हम डिस्कशन लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, अपने शेयर ऑफर करती है मार्केट में, और उसके लिए वो क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्म्स, मतलब शेयर एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, और डिजिटल प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है मार्केट में, ठीक है। और इसके लिए उन किसकी हेल्प लेती है, इंटरमीडियरीज की। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, ब्रोकर होते हैं। बिना ब्रोकर के, शेयर ब्रोकर के, आप एक पत्ता नहीं हिला सकते स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में। एसेंशियली ब्रोकर होना जरूरी होता है, ठीक है। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो और डिटेल आएंगी, फाइनेंशियल मार्केट में, सॉरी, ये डिटेल्स आएंगी आपकी, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने अपना आईपीओ खोल दिया, और आपने डेट फिक्स कर दी आपने। और जनरली क्या करते हैं आज की डेट में ना, लोगों के पास बहुत पैसा है, तो क्या करते हैं, जैसे हमारा आईपीओ खुल रहा है मान लो अगस्त 21 से लेकर 25 तक, सुबह 9 बजे खुलेगा ये, और उसके बाद जाएगा कितना, और रात को 11 PM तक या 12 नून तक ये डेट दे देते हैं कि भाई आपको कितना दिन दे दिया इन्होंने, 21, 22, 23, 24 और 25, 5 दिन का टाइम दे दिया है, ऑफर कर दिया। इसमें क्या करते हैं पता है क्या, ये बोलते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू जो है वो ₹10 है। फेस वैल्यू कितने की, ₹10 की है। लेकिन ये ऑफर प्राइस जो देते हैं, ऑफर प्राइस जो देते हैं, ये देते हैं। और ऑफर प्राइस नहीं देते, एक रेंज देते हैं, ₹122, रुपीज सपोज 150। जरा गूगल बाबा में सर्च करके देखिए, जोमेटो जब अपना आईपीओ लेके आया था तो क्या प्राइस बैंड दिया, देखो जरा बताइए क्या प्राइस बैंड लेके आया था। जोमेटो ने जब अपना क्या किया था, शेयर इशू किया था मार्केट में, जब पब्लिक आईपीओ लेके आया था जोमेटो, तो क्या लेके आया था जोमेटो, आईपीओ प्राइस बैंड। आओ दिखाता हूँ, देखो। हाँ, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको।
स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है? देखिए। अरे ऑनलाइन में बताइए मुझे। यस सर दिख रहा INR 72 से 76 का उसने प्राइस बैंड दिया था। चलो इसको बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम जरा। तो आपने अपना प्राइस बैंड कितना फिक्स किया? 120 से 150 तक प्राइस बैंड फिक्स कर दिया आप लोगों ने, ठीक है जी। हो गया ये। अच्छा, अब मैं आपसे ना कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, जरा मुझे बताना जिसको मालूम होगा, फिर मैं इस पर और डिस्कशन करता हूँ। अभिषी, सुनो। अभिषी, मुझे ये बता कि व्हाट इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस? क्या होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस? थोड़ा आइडिया होगा? नेट पर सर्च नहीं करना कोई भी, प्लीज। नहीं सर्च। बुक बिल्डिंग प्रोसेस जैसे, आप जिस जगह में बैठे हैं वहां एक बिल्डिंग है, बेसमेंट है उसका, आपके पड़ोस में खंबा है, कंक्रीट का बनता है, उसके पीछे दीवारें हैं जिनमें ब्रिक की लेयर लगती है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है ना। तो अगर आपको बिल्डिंग बनानी है, अभिषेक को अगर बिल्डिंग बनानी है और वो भी बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉलो करना है, तो अभिषेक क्या करेगी? अपने घर में आड़ोस पड़ोस में जहां भी बुक्स लेगी, स्टैक बनाएगी, मसाला लगाएगी, चिपकाएगी, मसाला लगाएगी, चिपकाएगी, मसाला लगाएगी, चिपकाएगी, और क्या कर देगी? एक बिल्डिंग खड़ी कर देगी। कौन सी प्रोसेस से उसने बिल्डिंग बनाया? बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। नहीं है तो बता क्या है फिर? ये नहीं है तो क्या है? बता। हाँ। नहीं, ये गलत है। आइए समझते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसके बारे में। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट यू शुड नो दिस। क्या होता है पता है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ, नोट कर लीजिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द, है। सर एक मिनट एक इट इज द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऑफ द शेयर ऑफ अ कंपनी, शेयर ऑफ द कंपनी थ्रू थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपकी कंपनी ने अपने आईपीओ में रेंज फिक्स कर दी, कितना? 120 से 150। वो विल गाइड यू आप, ब्रोकर गाइड करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी गाइड करेगा कि भाई अपने 10 रुपए के शेयर के बदले में क्या करो आप, 120 रुपये प्राइस रखो इसका। मारुति ने जब अपना आईपीओ इशू किया था ना, तो 250 से लेकर 350 रुपए का उसने प्राइस बैंड रखा था। अभी बहुत सारे आईपीओ आएंगे इस साल में, अभी देखना। अभी सितंबर के बाद आईपीओ की अच्छे, देर आर मोर देन 27 आईपीओ विच आर लाइंड अप इस साल। देखना आप अभी। तो 120 रुपए से 150 का प्राइस रेंज रखा है इन्होंने। अब मुझे एक बात बताइए, आप जनता को बोल रहे हैं, आप पब्लिक को बोलते हैं कि भाई हमारे शेयर की वैल्यू 120 से 150 है। तो मुझे बताइए डॉक्टर शास्त्री, अगर आपको इस कंपनी का शेयर चाहिए चाहिए तो क्या प्राइस कोट करोगे? 120 या 150? 120 करेगी ना? और अगर तन्वी ने 150 कोट कर दिया तो तुम्हें कंपनी शेयर देगी? ये तो नीलामी की प्रोसेस हो रही है ना। हमारे शेयर खरीद लो, प्राइस कोट करो। कंपनी कहती है कि 120 मिनिमम प्राइस कोट करिए और 150 मैक्सिमम प्राइस कोट करिए। मैं इंडिविजुअल अगर हूं तो मैं क्या प्राइस कोट करूंगा कि मुझे शेयर मिल ही जाए? 150 मैं हाईएस्ट कोट करूंगा, ठीक है। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनके पास बहुत पावर होती है शेयर खरीदने की, वो प्राइस डिसाइड वो क्या करते हैं? वो 135 प्राइस दे देते हैं या 125 प्राइस। तुम समझ लीजिए, जिस प्राइस के लिए जितनी ज्यादा बिडिंग आएगी, वैल्यू वही फिक्स होगी। तो जनरली क्या होता है कि अगर आप कंपनी चाहती कि मुझे शेयर मिले मिले, तो वो क्या प्राइस फिक्स कर देते हैं? हाईएस्ट पर बिड कर देते हैं। तो जो 150 था, यही आपका क्या हो जाएगा? प्राइस फिक्स हो जाएगा, इशू प्राइस फिक्स हो जाएगा शेयर का, ठीक है। और ये प्रोसेस जिसके थ्रू आपने अपने शेयर का इशू प्राइस डिस्कवर किया, उसे कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है ये? द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऑफ अ शेयर। प्राइस, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू नहीं बोलिए। प्राइस कौन सा? इशू प्राइस बोला मैंने। द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपके शेयर की डिमांड ज्यादा है तो लोग हाईएस्ट प्राइस कोट करेंगे, और आपके शेयर की डिमांड अगर क्या कम है तो क्या करेंगे लोग? सबसे लोएस्ट प्राइस फिक्स करेंगे। लेकिन उसमें भी कंपनी को इतना 110 रुपए का प्रीमियम मिला।
जोमेटो ने 10 रुपए के शेयर के बदले में कितना दिया? 76 रुपीज है। 66 रुपीज का प्रीमियम लिया। 10 रुपए के शेयर के बदले में आप 56 रुपीज का प्रीमियम ले रहे हैं। ये होती है प्रोसेस, किसके बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। आई आईपीओ में यही प्रोसेस चलती है। ठीक है। जब आप कभी आईपीओ का एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो आपको प्राइस बैंड दिखेगा। तो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर व्हाट इज योर एडवाइस, कि अगर आपको उस कंपनी के शेयर चाहिए तो कौन सा प्राइस कोट करते हैं? ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और चीज आती है। अब आप शेयर जो होते हैं ना बेटा, वो आप ना एक दो तीन चार पांच, जैसे आप खरीदते ना 1 किलो मटर 2 किलो टमाटर, ऐसा नहीं खरीद सकते। शेयर आप बंडल्स में खरीदते हैं, ट्रेडेबल लॉट में खरीदते हैं। अगर इंडिविजुअल होगा तो क्या बोलेंगे? उसे शेयर बोलेंगे। अगर वो ट्रेडेबल लॉट होगा, बंडल होगा, उसे बोलेंगे स्टॉक। किसी भी कंपनी में मिनिमम आप 10 शेयर या 5 शेयर या 20 शेयर या 50 शेयर खरीदते हैं। तो मैं शेयर सर्टिफिकेट लाया नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था। अगली क्लास में आई शो यू एक्चुअल में शेयर सर्टिफिकेट कैसे होता है। आई शो यू, आई हैव फिजिकल कॉपीज ऑफ दैट। ठीक है। तो दिखेगा उसमें एक व्यक्ति, जैसे मान लो जोमेटो ने बोला कि भाई आप हमारे कम से कम कितने शेयर खरीदोगे? 100 शेयर खरीदोगे। तो वो जो 100 शेयर का 100 शेयर का जो बंडल है, उसे बोलते हैं स्टॉक। इसीलिए शेयर एक्सचेंज नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? स्टॉक एक्सचेंज। मार्केट में शेयर बिकेंगे कैसे? मार्केट में शेयर बिकते हैं ट्रेडेबल लॉट में, स्टॉक की फॉर्म में बिकता है, शेयर की फॉर्म में नहीं बिकता। तो जैसे मान लिया जाए कि जोमेटो का जो शेयर है, वो 100 शेयर मिनिमम ट्रेड होगा। वो 2 4 5 शेयर में ट्रेड नहीं होगा। अगर आपका ट्रेडेबल लॉट 10 शेयर का है, तो आपका शेयर कम से कम 10 शेयर बिकेगा। ऐसे होता है। तो जो मिनिमम ट्रेडेबल लॉट, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। और इंडिविजुअल शेयर को क्या बोलते हैं? शेयर है। शेयर कभी इंडिविजुअली नहीं बेचा जाता, ये स्टॉक की फॉर्म में बेचा जाता है। स्टॉक क्या है? बंडल ऑफ शेयर्स अरेंज्ड, मेड टुगेदर टू ट्रेड। ठीक है जी। स्टॉक कहलाते हैं, इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज ही बोला जाता है, शेयर एक्सचेंज नहीं बोला जाता। ठीक है। आगे कुछ गलत बोला? आगे चलते हैं। छोटे बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे थे ना, ऐसे आगे। तो आपने सीख लिया शेयर और स्टॉक का डिफरेंस क्या होता है। ये आपके सिलेबस के अदर दिन मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं चाहिए तो मैं बंद कर देता हूँ, चैप्टर पे करूंगा। बट ठीक है, आप आगे चल के अच्छे इन्वेस्टर बने तो कम से कम थोड़ा बेसिक तो समझे मार्केट का। ठीक है जी। और चलते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने एक और चीज छोटी सी। वो क्या है जरा जानिएगा। आपने बोला था ना कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो प्रोस्पेक्टस वाली अकाउंटिंग होती है। तो आज की डेट में कंपनीज क्या करती है? कंपनी इशू करती है एक अलग तरह का प्रोस्पेक्टस, जिसे कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आपने देखा होगा कुछ लड़कियां, लड़कियां अक्सर, लड़के तो नहीं होते ना, जिन्हें ब्लॉन्ड बोला जाता है। क्या होता है ब्लॉन्ड का मतलब? बता स्मिथ। बालों का कौन सा कलर? कौन सा? गोल्डन कलर वाले बाल, है ना, सुनहरे बालों वाली कन्याएं जिन्हें होती हैं उन्हें ब्लॉन्ड बोला जाता है। ठीक है। पेल येलो। अच्छा हाँ, ये बोल कौन बोला होगा? सोचो कौन बोला होगा? नैतिक बोला होगा, तो सब पहचान गए। ठीक है। सुनहरे बालों वाली लड़कियां या स्त्रियां जो होती है उन्हें ब्लॉन्ड बोला जाता है। ठीक है जी। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होगा? वो प्रोस्पेक्टस लाल बालों वाली स्त्री या कन्या ने क्या किया होगा, इश्यू किया होगा, क्या बोलते हैं उसे? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ठीक है जी अच्छा अश्विन, जी। ठीक है। क्या लिखोगे तुम? व्हाट इज रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस इश्यूड बाय लाल बालों वाली कन्या या स्त्री। ठीक है। नहीं लिखना ऐसे, डॉक्टर शास्त्री नहीं लिखना। ठीक है। क्या होगा चलो बताइए अब जरा, देखोगे नहीं नेट पे? बोलो क्या होना चाहिए तो बताएं मुझे। नैतिक तो चला गया, अब ऑनलाइन बताइए क्या होगा। क्या सर, मैं यही हूँ। आओ मैं बताता हूँ क्या होता है। आपने देखा कि आपने जो प्रोस्पेक्टस छापा, उसमें आपको मेंशन करना है कि फेस वैल्यू 10 रुपया। आपको अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना है कि आपका इशू प्राइस 120, 130, 150। वो तो डिसाइड ही नहीं है। क्या डिसाइड है? नहीं डिसाइड है। तो क्या करूंगा मैं? तो आप क्या करते हैं? आपके प्रोस्पेक्टस में देर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर। समझ रहे हैं? जैसे कि इशू प्राइस ऑफ अ शेयर। इस प्रोस्पेक्टस छपते समय तो आप नहीं बोल सकते ना कि पब्लिक किस पर, कौन से, इस पर वोट देगी या इस पर वोट देगी। पब्लिक 120 पे सब्सक्राइब करेगी, 150 पे सब्सक्राइब करेगी। तो क्या करेंगे आप? वो टर्म्स एंड कंडीशन इन द प्रोस्पेक्टस विच इज सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर, उसको हम क्या करते हैं? लाल स्याही से
छाप देते हैं। किस इंक से छापते हैं उसे? रेड इंक से छापते हैं। ठीक है। तो ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस आर सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर एंड प्रिंटेड विद रेड इंक, उसे कहते हैं रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। लाल बालों वाली कन्या का इसमें कोई रोल नहीं है। और रेड हेयरिंग की स्पेलिंग क्या होती है? REDHERRING, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ये बोला जाता है। ठीक है जी। तो लिख लें, द प्रोस्पेक्टस, द प्रोस्पेक्टस इन विच certain terms and the prospectus in which certain terms and conditions are subject to change in future and printed with red ink, known as red herring prospectus. Prospectus in which prospectus in which certain terms and conditions are subject to change in future, in which subject in which certain terms and conditions are subject to change in future, printed with red ink, printed with red ink, are known as या is known as, क्या कहलाता है वो? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस कहलाता है। ठीक है जी। रेड हेयरिंग क्या कहते हैं उसको? प्रोस्पेक्टस। नहीं, कोई भी कंट्री नहीं है आपकी। अब तुम देखो ना, ऐसे वाले में, ऐसे वाले में क्या करोगे आप? इसको तो रेड से छापना पड़ेगा। ये इंडिकेशन होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि भाई जो प्रोस्पेक्टस में रेडिंग से छपा हुआ है, मतलब ये बाद में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है जी। तो ये हुआ का आपका क्या मतलब, आईपीओ से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें थी कि आईपीओ प्रोस्पेक्टस के साथ चलता है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होती है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ठीक है। चलो, अब थोड़ा एक चीज और पढ़ते हैं आगे। वो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ना, वो जनरली बुक्स में नहीं दिखेगा, और इसका ह्यूज इम्पैक्ट होता है जब हम अकाउंटिंग करते हैं। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए जरा, चलो जी। सबसे पहले हमें क्या मिलते हैं स्टेप्स, देखिएगा हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन। आपने क्या दिया, आपने क्या कर दिया, एप्लीकेशन आपको मिल गई, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया। अगर आपने 1 लाख एप्लीकेशन इनवाइट करी थी, यू गॉट 1 लाख एप्लीकेशन, उसे कहते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। आपने अगर 1 लाख एप्लीकेशन इनवाइट करी थी, 90,000 एप्लीकेशन मिली, अंडर सब्सक्रिप्शन। आपने 1 लाख एप्लीकेशन और छप्पर फाड़ के 50 लाख एप्लीकेशन आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं उसको। पढ़ेंगे हम अकाउंटिंग में, अंडर नॉर्मल ओवर सबका पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसको छोड़ रहे हैं अभी हम। पहले क्या करते हैं, आप एप्लीकेशन आपको मिल गई। अब एप्लीकेशन के बाद क्या होता है, इशू को क्लोज करने की डेट होती है। तो जब इशू क्लोज होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो क्या करेंगे, कॉस्ट इन एडवांस तो बनाएंगे नहीं, पैसा वापस करेंगे, या फिर थोड़ा आगे तक एडजस्ट करेंगे। उसे प्रोराटा है, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट कहते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन के बाद आपकी अगली स्टेज आती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अलॉटमेंट कहते हैं। वो अलॉटमेंट स्टेज होती है। पहले एप्लीकेशन स्टेज हो जाएगी, डेट क्लोज हो जाएगी, फिक्स हो जाएगा कि किन इन लोगों को हमने क्या करना है, शेयर अलॉट करने हैं। भाई आपने प्राइस बैंड रखा था 120 से 150, तो जिन लोगों ने 150 कोट करा, अब उन्हीं को शेयर दोगे ना। जिन लोगों ने 120 कोट किया या 150 से कम कोट किया, उनका पैसा ऑटोमेटिकली कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। अब एक बात समझना जरा, एप्लीकेशन आपने क्या करा, ले ली, एप्लीकेशन ले ली। अच्छा, इसके बाद मैं कंपनीज एक्ट के रूल बताऊंगा इससे रिलेटेड थोड़ा सा। ठीक है। और दोबारा से हम एनसीईआरटी की तरफ चलेंगे। पहले जरा मैं बेसिक चीजें बता दूं आपको। अब हुआ क्या कि आपने एप्लीकेशन ले ली, एक्सेस मनी आ गई, तो विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आपको उसको वापस करना है। ठीक है जी। अलॉटमेंट है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बीच में टाइम गैप होना चाहिए। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच में टाइम गैप होना चाहिए, एक कॉल और दूसरी कॉल के बीच में आपको टाइम गैप रखना है। तो एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, उसके बाद कॉल की स्टेज होती है। ठीक है, अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो होता क्या है कि अब हमने शेयर अलॉट कर दिए, और मैं अकाउंटिंग कौन सी वाली कर रहा हूँ, वो 40 साल 50 साल पहले वाली है। एप्लीकेशन में थोड़ा पैसा मंगाया, थोड़ा पैसा अलॉटमेंट में मंगाया, फिर फर्स्ट कॉल पे, फिर फाइनल कॉल पे मंगाएंगे, ऐसा करेंगे हम लोग। ठीक है। तो एप्लीकेशन हो गया और अलॉटमेंट हो गया। ठीक है। फिर हमने कॉल की स्टेज बढ़ानी, फिर आगे बढ़ना। फिर हमने बोला कि अगर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन मिला तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो पैसा जब एप्लीकेशन मिलती है, मैं बताऊं,
करीब करीब नाइन, जब ये शेयर स्कैम हुआ था ना हर्षद मेहता वाला, ठीक है, और हर्षद मेहता के बाद दो तीन स्कैम और हुए थे। एक स्कैम और हुआ था, वो मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, हर्षद मेहता से थोड़ा कम इंटेंसिटी का था, शेयर मार्केट को हिला के रख दिया था। तो ऐसे में सेबी ने क्या किया कि कुछ गाइडलाइन अपनी स्ट्रिंजेंट करी। उन एक गाइडलाइन का नतीजा था कि अब क्या होता है, कंपनी एप्लीकेशन इशू करती है तो कंपनी का सारा पैसा एक अकाउंट के अंदर चला जाता है। उस अकाउंट का नाम क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट। क्या कहते हैं उसको? एस्क्रो, है ना? जैसे आपने देखा होगा ना, एस्प्रेसो कॉफी का एक होता है, एस्प्रेसो कॉफी। हाँ, रोन अच्छी नींद आ रही होगी, शाबाश। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है इसमें? अब इसी, अगर हटा दो तो क्या हो जाएगा? काउ काउ, कौआ अकाउंट। कोई बताएगा क्या होगा एस्क्रो अकाउंट में? बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, बिल्कुल सही, इज एब्सोल्युटली राइट। क्या करती है कंपनी? एक इशू मैनेजर अपॉइंट करती है अपने सब्सक्रिप्शन के लिए, और कुछ बैंक अकाउंट खोल लेती है। अब वो बैंक अकाउंट पे जो होता है ना, इशू मैनेजर का होल्ड होता है, और इशू मैनेजर के पास एक पावर होती है, सेबी उसे कहता है कि जब तक इशू फुल्ली सक्सेसफुल ना हो जाए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा ना हो जाए, कंडीशन समझना। अब देखो, एप्लीकेशन हो गया, शेयर अलॉट हो गए। शेयर अलॉट करने से पहले फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। आप शेयर अलॉट करने से पहले अपने शेयर की लिस्टिंग कराएंगे किसी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में। अगर आपने लिस्टिंग की एप्लीकेशन दी और एक महीने के अंदर अंदर आपके शेयर की लिस्टिंग नहीं हुई, अलॉटमेंट फेल हो जाएगा, सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? एप्लीकेशन मिलने के बाद, इशू क्लोज होने के बाद, बिफोर यू अलॉट द शेयर, यू हैव टू लिस्ट योर शेयर इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। पर जब लिस्टिंग हो जाएगी उसकी, लिस्टिंग होने के बाद, जब आपको आपको क्या मिल जाएगा? चिट्ठी, कंफर्मेशन लेटर इन राइटिंग मिल जाएगा, तब आप शेयर अलॉट करेंगे, शेयर अलॉट कर देंगे। अब लिस्टिंग के बाद क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गई। लिस्टिंग के बाद क्या होता है? एक भव्य फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें आपकी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर को बुलाया जाता है। और जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग है अगर आपकी, तो बीएससी का हेड भी बुलाया जाएगा, और कोई और डिग्नेटरीज बुलाएंगे आप। फिर क्या होता है? जब आपकी कंपनी के शेयर की पहले दिन ट्रेडिंग होती है, तो क्या कहते हैं उसको? मुहूर्त का घंटा बजता है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का ये प्रोसेस है। अगर आपका शेयर पहली बार ट्रेड होगा, पहली बार लिस्टिंग के बाद पहली बार ट्रेड होगा, तो मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में ट्रेडिंग करते हैं। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चीफ है वो, और आपकी कंपनी का एंड जो चीफ होता है, दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी सी पीतल की घंटी लगी रहती है, जैसे होता है ना मंदिरों वाला घंटा, उस घंटे में टंग करके बजाते हैं। तो मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में होता है। ठीक है, मुहूर्त शॉट बोलते हैं उसको। जैसे दिवाली के मौके पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाला क्या करता है, उसका चीफ क्या करता है? बेल बजाता है और बोलता है शुरू ट्रेडिंग, मुहूर्त शॉट कहते हैं उसको। ऐसा होता है। तो एप्लीकेशन मिलने के बाद और अलॉटमेंट जाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? लिस्टिंग करनी पड़ती है। मान लिया जाए आपने शेयर अलॉट कर दिए और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं हुई, तो आपके शेयर तो क्या हो जाएंगे? मिट्टी हो जाएंगे। और किसका नुकसान होगा? शेयर होल्डर का। तो समझिए, एप्लीकेशन का पैसा मिला, कौन से अकाउंट में चला गया? एस्क्रो अकाउंट में चला गया। पहले क्या होता था? एप्लीकेशन का पैसा मिलता था, कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा। पर कंपनी के लोग क्या करते थे? खाओ पियो ऐश करो मित्रा, यूज करना शुरू कर देते थे, और फिर इशू कैंसिल हो जाता था। उन्होंने तो पैसा खा लिया, पैसा वापस कैसे जाएगा? बेचारे गरीब इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर सब बर्बाद होते थे। तो सेबी ने क्या करा? अच्छे रूल रेगुलेशन बनाए। उन्होंने बोला कि अब क्या होगा, पैसा कितना भी आएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल, सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट में जाएगा। जब जब क्या होगा? एप्लीकेशन क्लोज हो गई, लिस्टिंग हो गई, और शेयर अलॉट हो गए, तब जाकर कंपनी के पास राइट होगा इस एस्क्रो अकाउंट से पैसा निकलवा कर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने का। ठीक है? ये कौन सा अकाउंट है? एस्क्रो अकाउंट। इट इज एन अकाउंट वेर एप्लीकेशन मनी इज केप्ट एंड विच इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनीज ऑफिशियल्स टिल इशू इज सक्सेसफुल एंड शेयर्स आर ड्यूली अलॉटेड। लिख लीजिए, इट इज एन अकाउंट इन विच शेयर एप्लीकेशन मनी इज, it is an account in which share application money is accumulated
till issue is declared successful and shares are duly allotted to shareholders. Money is accumulated, इकट्ठी करी जाती है ना जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी, till share application in which share application money is accumulated, और क्या बोला था आगे, and till shares are till issue is declared successful and shares are duly allotted. उससे पहले कंपनी के पास अधिकार नहीं होता है कि यहां से वो पैसा निकाले। ठीक है जी। तो एप्लीकेशन की एक्सेस मनी को आपको क्या करना है, वापस करना है, ये ध्यान रखना है। तो जरा एक बार चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस के बाद हमें सीधा प्रैक्टिकल शुरू करना है, लेकिन थोड़ा सा मेरा एनसीईआरटी की तरफ एक नजर डाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एप्लीकेशन मनी को कितने दिनों में वापस करना है, अगर डिले करेंगे तो क्या पेनल्टी लगेगी, ये सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके वन मार्कर और टीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो जरा एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो आपके सामने दोबारा से आ रहा है क्या, अ, इसने बोला कि इश्यू शेयर का इश्यू प्रोस्पेक्टस के बारे में मैंने जिक्र कर दिया आपके सामने, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं जरा। क्या लिखा देखा जरा यहाँ पर, कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन द 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू प्रोस्पेक्टस। देख रहे हैं, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने के 120 दिन के अंदर अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो कि सेबी ने बोला कितना होना चाहिए, 90% ऑफ द इशूड शेयर होना चाहिए, वो मिल जाना चाहिए। अगर कंपनी 120 दिन के अंदर अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाती है तो क्या हो जाएगा, इशू फेल हो जाएगा और पैसा एस्क्रो अकाउंट से निकल कर कहाँ जाएगा। देखिए मैं कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ, जैसे एसबीआई कैपिटल, एसबीआई सॉरी एसबीआई कैपिटल के पब्लिक इशू आया था तो मैंने एक ट्रेडेबल लॉट जो था करीब 10,000 का मैंने इन्वेस्ट करने के लिए डाला, एक अपने नाम से एक वाइफ के नाम से डाला, ठीक है, तो 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा। तो मेरा तो खैर किस्मत ही खराब है, मुझे तो नहीं मिला मुझे, बट मेरे वाइफ के नाम पे वो 10 शेयर वो अलॉट हो गए। ठीक है, पैसा करके अलॉट हो गया उनका। और मेरे वाला जो था जैसे ही अलॉट हुआ, मतलब मेरी वाइफ को मैसेज आया उनके फोन पे कि तुम्हें अलॉट हो गए, मेरे में मैसेज आया कि आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ठीक है। और वो जब हम एप्लीकेशन भरते हैं ना ऑनलाइन, तो हमसे हमारा बैंक अकाउंट आईएफसी कोड वगैरह सब कुछ होता है, एआई बेस्ड होता है। अगर आप अलॉटेड होंगे तो आपको शेयर मिल जाएंगे और आप मेरे अकाउंट से उनके अकाउंट से पैसा डेबिट होकर निकल गया। और अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मेरे अकाउंट में तुरंत से पैसा वापस आ जाता है। इतना सिंपल और इतना आसान तरीका होता है आईपीओ के अंदर चलने का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलिए सुनिए आगे। आगे क्या लिखा है, इफ द कंपनी फेल्स टू रिसीव द सेम विद इन द सेट पीरियड, द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न विद इन 130 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। समझ लिया, 120 दिन के अंदर अंदर क्या करना है आपको, इशू सक्सेसफुल बनाना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना है। और अगर आप 120 दिन के अंदर अंदर नहीं कर पाए तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के 130 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, सारा पैसा वापस करना है। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं होता, इशू सक्सेसफुल हुआ, जिनको अलॉट हुआ बाकी का पैसा मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है उनके अकाउंट में, निकल जाता है। थोड़ा आगे चलते हैं जरा, अब जरा और पढ़ते हैं थोड़ा सा टेक्निकल चीजें यहाँ पर। जरा देखिए, जब तक जब तक आपने एप्लीकेशन पर पैसा लगा रखा है, जब तक आपको शेयर अलॉट नहीं है, तब तक आप क्या हैं, तब तक आप इन्वेस्टर हैं सिर्फ। जिस दिन आपको शेयर अलॉट हो जाएंगे उस दिन आप क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे, ओनर बन जाएंगे, अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड, द कंपनी में प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन सर्टेन अदर लीगल फॉर्मेलिटी। क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटी थी भाई, शेयर आपकी लिस्टिंग हो जानी चाहिए, सबसे बड़ी फॉर्मेलिटी तो वही है, लिस्टिंग हो जानी चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाना चाहिए, तब आप शेयर अलॉट करेंगे। ठीक है, जिनको शेयर, अच्छा, लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट सेंड टू दोज हुम शेयर हैज बीन अलॉटेड, मेरी वाइफ को मेल आ गया था, उनको शेयर अलॉट हो गया। और जिनको नहीं आता उनको लेटर ऑफ रिग्रेस भी आ जाता है, आई एम वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर नॉट एबल टू allot shares to you, your money is being transferred to your that account, वो अकाउंट एंडिंग विद दिस वो लिख के दे देते हैं।
और फिर हमसे बोलते भी काइंडली चेक इफ इट इज देयर, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी कॉन्टेक्ट ऑन द फॉलोइंग नंबर, ऐसा करके होता है। ठीक है जी। आगे क्या बोला? Letters are sent to whom the shares has been allotted. Letter of regret to those whom no share has been allotted. When the allotment is made, it's a result in a valid contract between company and applicants who now become the shareholder of the company. क्या बन जाते हैं वो? कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपकी अकाउंटिंग चलनी शुरू हो जाती है। आइए जरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ देखिए आगे, देखिए बॉक्स के अंदर बनी है ना इंफॉर्मेशन। मिनिमम अमाउंट that in the opinion of director must be raised to meet the needs of the business operation of the company relating to, ये कंपनीज एक्ट ने बोला है। लेकिन कंपनीज एक्ट ने कहीं ये नहीं बोला कि 90% होना चाहिए, 70%, 80% होना चाहिए। कंपनीज एक्ट कहीं नहीं बोल रहा है ये चीज। तो क्या बोला हम लोगों ने? मिनिमम अमाउंट इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर्स। कौन से डायरेक्टर भाई? कंपनी के डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन से? जो सिग्नेचरीज टू मेमोरेंडम थे वो डायरेक्टर, जिनको लगता है कि मस्ट बी रेज्ड मीट द नीड ऑफ द ऑपरेशन। कौन सी नीड है? वो नीचे वाली नीड है। एक, रिलेटिंग टू द प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज्ड, ये परचेज करी जाएगी। मतलब आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि कोई आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो उसको आप सफिशिएंटली परचेज कर पाए, विच हैज टू बी मेट होली और पार्टली आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द इशू। मतलब आपने डिसाइड करा कि जैसे ही हमारा इश्यू सक्सेसफुल होगा, हम 200 करोड़ का एक प्रॉपर्टी खरीद लेंगे ताकि हमारे बिजनेस ऑपरेशन सक्सेसफुली चल सके। ये फाइनेंशियल फिजिबिलिटी होती है ना, जो प्रमोशनल स्टेज पे होती है, वहां हम बता देते हैं कि हम इतने की प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इतने की मशीन लगाएंगे, ये सब लिखा रहता है। तो ये काम भी नहीं रुका। दूसरा, preliminary expenses payable by the company and any commission payable in connection with the issue of shares। ठीक है। अंडर राइटर के कमीशन पे करने होते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस क्या करने होते हैं, इशू मैनेजर को पे करना पड़ता है। ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, वो शायद आपको दिखेगा नहीं कहीं, जरा सुन लीजिए, ये भी होता है। एड वैलोरम ड्यूटी, ये जानिए क्या चीज होती होगी? एड वैलोरम ड्यूटी, ये भी होता है। मैं जरा दिखाऊं आपको क्या चीज होती है ये। एड वेलोरम ड्यूटी कहते हैं उसको। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना जरा। चेक करो जरा, एड वेलोरम की स्पेलिंग चेक करना जरा। ये क्या होती है जरा समझिएगा। ये बुक्स में नहीं है लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। पढ़ो, स्पेलिंग ठीक है? ऑनलाइन में बताइए कोई मुझे, स्पेलिंग इज करेक्ट। एड क्या है? एडी अलग है, और ऐसे, हाँ एड वेलोरम ड्यूटी, चलो ठीक है, ऐसे एड वेलोरम ड्यूटी। ये क्या होती है पता है? सरकार से लेती है कंपनी से उसके शेयर इशू करने के लिए। तो जो लीगल फॉर्मेलिटी की बात करें ना, एक लीगल फॉर्मेलिटी ये भी है, सरकार को एड वेलोरम ड्यूटी देनी पड़ेगी आपको कि भाई हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं, इतना का शेयर कैपिटल में इशू कर रहे हैं मार्केट। वो ड्यूटी देनी पड़ती है। वो ड्यूटी देनी है, उसके बाद लिस्टिंग करानी है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, हम उतना डीप में नहीं जाएंगे उसको। और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के लिए कौन डिसाइड करता है? कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी। उसको कॉर्पोरेट लॉ की बहुत अच्छी जानकारी होती है, वो इसको साइड एड वेलोरम ड्यूटी कहते हैं उसको। ठीक है। कौन सी ड्यूटी होती है? विच इज पेड एट द टाइम ऑफ इश्यू टेस्ट, ये देनी पड़ती है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये जो एड वैलोरम ड्यूटी है, ये भी आपके क्या होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का ही पार्ट बनता है। कंपनी के शेयर्स का करने से पहले आपको देना पड़ रहा है ये वाला। और अगर आप शेयर इशू करेंगे तो नहीं देना पड़ेगा इसको, नहीं इशू करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है? रिपेमेंट ऑफ एनी मनी बोरोड बाय द कंपनी और फॉर द अबव टू मैटर्स। मतलब भाई उस समय जब कंपनी शुरू हो रही थी, इनकॉर्पोरेशन था, पैसा नहीं था कंपनी के पास, उसके डायरेक्टर ने क्या कर दिया? लोन ले लिया। तो बोला जब शेयर इशू हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, हम आपका पैसा वापस कर देंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में ये ऊपर की तीन रिक्वायरमेंट और नीचे रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कहते हैं डे टू डे के एक्सपेंस को मीट करने के लिए खर्चे जो होते हैं वो पूरी होनी चाहिए। और एनी अदर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर द यूजुअल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। पांच चीजें बोली हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदना या टू बी परचेज होना, उसके लिए पैसा होना चाहिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शेयर इशू से रिलेटेड, वो पे करने के लिए होना चाहिए। कोई पैसा अगर आपने बोरो कर रखा है कंपनी ने, उसको रिपेमेंट के लिए होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल की फुलफिलमेंट के लिए। और कंपनी के यूजुअल कंडक्ट के लिए अगर आपको कोई पैसे की जरूरत होती है तो वो पूरा होने के लिए सफिशिएंट अमाउंट आना चाहिए। वो अमाउंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है। आगे पढ़िए देखिए। इज टू बी नोटेड दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैन नॉट बी लेस देन कितना? 90% ऑफ द इश्यू अमाउंट अकॉर्डिंग टू डिस्क्लोजर सेबी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन गाइडलाइन 2000, इसके हिसाब से है। ठीक है।
6.3.8.1, यानी कि सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3 का सब सेक्शन 8 का सब सेक्शन 1। बढ़िया नींद आ रही है रोहन को। शाबाश, मैं लोरी अच्छी सुना रहा हूँ आज। तो तो अब आपने तो इतना, बोला था कि जल्दी खत्म हो जाएगा। तो क्या करूं, छोड़ दूं बीच में क्या? नहीं, निषेध नहीं बताऊं करो। कुछ भी? नहीं, बहुत निषेध बोरिंग बताओ। चीजें बताई मैंने क्या आपको? बहुत बोरिंग। बोरिंग ही होगा, आप क्या कर सकते हो। पर मेरा नैतिक दायित्व है ये, नैतिक दायित्व है ये कि मैं आपको अच्छा पूरी इंफॉर्मेशन ढंग से दूं। जी सर। अच्छा, इफ कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड इनिशियल, अब आगे और पढ़े आप। देखो बेटा समझना, इशू प्रोस्पेक्टस इशू करने के 120 दिन तक आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करने के 130 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू रिटर्न द मनी। आगे बढ़ते हैं, अब जरा समझें। इफ द अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, company shall henceforth refund the minimum subscription amount received. If delay occurs beyond 8 days from the date of closure of subscription list, company shall be liable to pay interest at the rate 15%, section 73, subsection 2। ये भी कहानी लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें समझना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, ठीक है जी, तो प्रोस्पेक्टस इशू करने की डेट के 130 डेज के बीच बीच में आपको पैसा वापस करना है। और अगर 130 डेज बीत गए, फिर क्या होगा? फिर क्या लिख रहा है? अगर डिले, फिर 8 दिन का आपको ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है। अगर 8 दिन से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? और नहीं सुनो, क्या, सॉरी उसको छोड़िए, क्या कह रहा है? इफ डिले अकर्स बियॉन्ड 8 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, इशू क्लोज होने के 8 दिन, देखो जैसे इशू क्लोज हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो क्या करेंगे? विद इन 8 डे आपको पैसा वापस करना है। विद इन 8 डे आपको क्या करना है? पैसा वापस करना है। सेबी बोल रहा है विद इन 8 डे आपको पैसा वापस करना है। कंपनी एक्ट क्या बोल रहा है? प्रोस्पेक्टस के 130 दिन के अंदर अंदर आपको करना है। ये क्या कर रहा है? विद इन 8 डेज ऑफ क्लोजर करना है। और अगर आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो कितना आपको देना पड़ेगा पेनल्टी? 15%, ठीक है, इंटरेस्ट। और कौन से सेक्शन के हिसाब से बोल रहा है ये? सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 के हिसाब से बोलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और चलो चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये छोटी छोटी चीजें थी जो डिस्कस करनी जरूरी थी। और आगे चलें जरा, अ, थोड़ा सा बेसिक चीजें और पढ़ लेंगे, मैं वो आपको टाइमलाइन दिखाना चाहता था। हाँ जी, देखिए, शेयर्स जो होते हैं वो आपके एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, ठीक है। जरा समझ लें, एट पार एट प्रीमियम किसे कहते हैं। जैसे मान लो ₹10 का शेयर था, ठीक है, ₹10 का शेयर था, ऐसे। अगर ये हमने एट पार पे दिया, एट प्रीमियम पे दिया, और सुनो, एट डिस्काउंट पे दिया, अब जरा समझना, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से डिस्काउंट खत्म है, बिल्कुल नहीं देंगे। रीजन बताऊं क्या होता था, जरा समझिए। तनीश, तनिष ना, तनिष सॉरी तनिष, तनिष की सेक्टर 18 में एक बहुत शानदार बेकरी शॉप, बहुत बढ़िया शानदार उम्दा किस्म के इटालियन केक ये बनाता था, ठीक है। और उसे एक केक की कीमत रखता था 11,000 रुपये। मतलब जिसे खाना है, 1 किलो का केक 11,000 रुपये में देगा, और 1 किलो से ज्यादा और 1 किलो से कम की क्वांटिटी बेचता नहीं था, ठीक है। तो इसका दोस्त यक्ष इसके पास आता है और बोलता है, ब्रो कितने का दे रहा है ये, तू ये बता। उसने कहा, भाई कुछ नहीं, तेरे से क्या लेना, 11,000 का है ये, तो तू 11,000 में ले जा, ले जा। तो 11,000 का केक कितने में दे दिया इसने? 11,000 में दे दिया, ठीक है। मैं आ गया इसकी दुकान पे, मैं, मेरा मास्टर क्या हाल है? मैंने कहा, बेटा सुना है तू केक बनाता है बड़े अच्छे अच्छे, कह रहा खरीद पाओगे? मैंने कहा क्यों नहीं खरीदेंगे। तो मैंने पूछा कितने का? कह रहा 25,000 का। यार बहुत खून चूसा तूने थ्योरी पढ़ा पढ़ा के हमें। तो सुनो, मुझे 11,000 का चेक चेक कितने का दे रहा है ये? कह रहा 11,000 के कितने का दे रहा है मुझे? 25,000 में दे रहा है। क्या बोलेंगे इसे? एट प्रीमियम को बोलेंगे। फिर तनिष्क की दुकान में आती है बहती हवा, बहती हवा आती है इसकी दुकान पे। उससे एक्सक्यूज मी, केक का प्राइस क्या है? कहता सोनियो, क्या प्राइस पूछे तुमसे, 80 भी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ केक भी ਤੁਹਾਡਾ, ले जाओ, कितने का ले जाना है?
समझ पा रहे हैं? कंपनीज एक्ट में डिस्काउंट क्यों रोका गया होगा, है ना? तनीश भाई साहब, ले जाओ। ठीक है, और चुन्नू पंगू, मैडम के लिए 5 केक पैक करो, फिर आइएगा जी, ਅਸੀਂ इंतजार करेंगे टाटा। कंपनीज में निकलेगा, पहाड़ में जाए, आग लग जाए दुकान पे, बंद करो इसको। ठीक है, लिटरली ऐसा ही होता था। शेयर इशू के प्रोसेस का मजाक बन गया था। 10 रुपए का शेयर है, 2-2 रुपए में लोग इशू कर रहे होते थे, बाकी का पैसा। अब तुम्हें एक बात बताइए, 10 रुपए का शेयर है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट 10 रुपए की है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बना रखी है, जनता से 2 रुपए ले रहे हो, 8 रुपए कहाँ से आएंगे? लूटोगे ना तुम तो। और जिन्होंने 2 रुपए थे उन्हें बर्बाद करोगे, है ना? तनीश बाबा ठीक है, मुझसे ले ले ज्यादा, लेकिन ऐसे डिस्काउंट ना दे। तो इश्यू ऑफ शेयर्स के केस में क्या हो गया? पार चलेगा, प्रीमियम चलेगा, डिस्काउंट नहीं चॉल्व है, नहीं चलेगा। ना ना ना, वो डिस्काउंट ऑन री इशू होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी नहीं होता। हाँ जी, 10,000 का प्रीमियम हो गया ना? ठीक है जी, चलो ध्यान रखेंगे इसका। आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो, तो पार पे होगा, प्रीमियम पे होगा, डिस्काउंट पे बिल्कुल नहीं जाएगा। चलें आगे जरा। तो क्या लिखा? अगर shares are issued at par when the issue price exactly equal to the nominal value according to the terms and conditions of issue, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? par बोलेंगे। And when the share of a company issued more than the nominal value of face value, excess amount is called premium, उसे प्रीमियम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मजाक वाले अंदाज में आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। आगे बढ़ते हैं जरा ध्यान से। अब ये जनरल एंट्री की बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एप्लीकेशन ले लिया, एप्लीकेशन के बाद कितना टाइम के बाद आपको, मेरा सर्टेन कंडीशंस जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने भी आपके सामने नहीं बोला है, अकाउंटिंग वाली एंट्रीज हम लोग लेके नहीं चलेंगे, आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, आगे बढ़ रहा हूँ, रुक जाओ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं लेके चल रहा, मैं सिर्फ थ्योरेटिकल लेके चल रहा हूँ, वो भी बताऊंगा आपको। एक ना, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट। इसको ना एक बार खुद पढ़ना, मैं बता दूंगा, लेकिन आई जस्ट वांट कि आप इसे खुद पढ़ें एक बार, क्योंकि सीयूटी के लिए एनसीईआरटी में चाहे डब्बे के अंदर लिखा है चाहे डब्बे के बाहर लिखा है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। इसको आप खुद पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर जाके पढ़ लेना, इसको जरूर से पढ़ना। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट्स, इसको भी पढ़ना और समझ में आएगा, आराम से समझ में आएगा, मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं आपको, यू विल गेट इट। अब जरा आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, हमने देख लिया, अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई खास बात नहीं थी यहाँ पर। ऑन कॉल्स क्या होता है, एक बार देखे जरा हम यहाँ पर। हाँ, यहाँ दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द कॉल्स ऑन शेयर्स। पहली चीज, अमाउंट ऑन एनी कॉल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जैसे समझिए, एक शेयर 10 रुपए का है, एप्लीकेशन पे आपने 2 रुपए मंगाया, ठीक है, अलॉटमेंट में भी 2 रुपए मंगाया। अब जो आप कॉल करेंगे कॉल, वो 2 रुपीज 50 पैसे से ज्यादा की नहीं करेंगे। एक कॉल जो है वो 25% फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक का आपका शेयर 100 रुपए का है, तो जो भी आप कॉल मंगाएंगे वो 25 रुपीज से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा कई बार पता क्या होता है, सुनो, मैं आपको भी बता रहा हूँ, मैंने हर बैच में बोलता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन आपके पास आया जिसमें लिखा कि कंपनी इशूड 10 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है, एंड एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर सपोज 8,50,000 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 8,50,000 शेयर्स, प्लीज ध्यान से सुन लेंगे तनीस। एप्लीकेशन 1,10,00,000 शेयर इशू करे थे, एप्लीकेशन 8,50,000 की हो गई, फिर क्या कर दिया, पैसा मिल गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, फिर क्या हो गया, उसके बाद फोर फीचर हो गया, री इशू, सब कुछ तरह के क्वेश्चन, क्वेश्चन था 8 नंबर का क्वेश्चन, एक बार बोर्ड में आया था। पर क्वेश्चन ठीक है ये, क्यों गलत क्या है इसमें?
850 मतलब 85% हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो पूरा ही नहीं हुआ। ऐसे केस में क्या हो जाना चाहिए था? इश्यू शुड बी कैंसिल, मनी शुड बी रिफंडेड, यही तो होना चाहिए था। नहीं, कहाँ अंडर राइटर के बारे में कुछ लिखा? इश्यू क्या होना चाहिए था? अनसक्सेसफुल, पैसा वापस कर देना चाहिए था। तो कुछ चतुर बच्चों ने क्या लिख दिया कि क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर। मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। अब लिख दीजिए नोट में कि सिंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट फुलफिल्ड, इश्यू इज अनसक्सेसफुल एंड मनी इज टू बी रिटर्न, हाउएवर फॉर द सेक ऑफ मार्क्स आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन फर्दर, और उसे सॉल्व कर देना। तो लोगों ने सॉल्व करा क्वेश्चन, और नंबर तो मिल नहीं थे, लेकिन जिन्होंने सॉल्व नहीं करा, ये लिख दिया ना कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं, उन्हें नंबर नहीं मिले। वन मार्कर में इट होल्ड ट्रू। 8 नंबर का क्वेश्चन था भाई, ऐसे थोड़ी छोड़ देना था। तो फैक्चुअली गलत है, फिर क्या करें? तो इसीलिए मैंने बोल रहा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ आपसे कि अगर फैक्चुअल गलत इन्फॉर्मेशन आए, तो बजाय कि ये अपने आप को मतलब दिखाने के लिए मैं नॉलेजेबल हूँ, तुम तो गलत दे रहे हो, ऐसा नहीं कर, लिख देना, फैक्ट लिख देना वहां पर कि क्या आइडियली, टेक्निकली क्वेश्चन इज रॉन्ग, टेक्निकली इशू इज नॉट सक्सेसफुल, मनी इज टू बी रिटर्न रिफंडेड, हाउएवर फॉर द सेक ऑफ मार्क्स आई एम सॉल्विंग इट फर्दर। बोलिए। नहीं कर दिया तो ठीक बात है, लेकिन बाई चांस अगर एग्जामिनर के मन में आ जाए, या मार्किंग स्कीम बनाने वाले के मन में आ जाए कि नहीं हम तो इस पे भी नंबर दे देंगे या वैसा कर देंगे, तब तो प्रूडेंस के हिसाब से आप अपने आप को संभाल के चलिए ना। कितना बात करेगी बता, कितना लटक जाएगी जी फर्श तक। आगे बढ़े थोड़ा सा, आगे चलते हैं जरा, एनसीईआरटी के अंदर चीज लेके चलें दोबारा से। इज इट क्लियर? तो कितना परसेंट होना चाहिए एक कॉल का अमाउंट? दैट शुड नॉट एक्सीड व्हाट? 25%। और सुनिए दूसरी चीज, देयर मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ बिटवीन टू कॉल्स। एक कॉल और दूसरी, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के बीच में कितने दिन का गैप होना चाहिए? कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। ठीक है? तो कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल कर दी 15 अगस्त, फर्स्ट कॉल कर दी 20 अगस्त को, और सेकंड कॉल कर दी मान लो 28 अगस्त को, वो भी इनवैलिड कहलाएगा। और ये वन मार्कर में पूछ सकते हैं आपसे कि गलत क्या है इसमें, गलत क्या है? एक कॉल और दूसरी कॉल के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 1 मंथ का गैप होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? और चलें आगे थोड़ा सा, चलो। अरे ठीक है भाई, थोड़ा सा थोड़ा रह गया, ज्यादा नहीं रह गया, और चलते हैं आगे। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कर लेंगे ना आगे, रुक जाइए। अच्छा, अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड, फाइनल है तो फाइल। कई बार फर्स्ट एंड सेकंड कॉल बोल देते हैं, कभी कभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी बोल देते हैं। उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है? अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इशू ऑफ शेयर कैपिटल और पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पहले, एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। कम से कम 5% होनी चाहिए। 10 रुपए का शेयर है, 5% कितना होगा? 50 पैसा। 100 रुपए का शेयर है, 5% कितना होगा? 5 रुपया होगा। मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% होनी ही चाहिए। ठीक है जी? कॉल्स आर टू बी मेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ना हो तो क्या होगा? अ पीरियड ऑफ 1 मंथ मस्ट elapse बिटवीन द टू कॉल्स, ये होना चाहिए। एन अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। 5%। और सुनिए जरा ध्यान से आगे, एक कॉल के बाद आपको अपने शेयर होल्डर को 14 दिन का टाइम देना चाहिए। तुमने क्या कर दिया, फर्स्ट कॉल कॉल कर दी, मान लो 15 अगस्त को कॉल कर दिया फर्स्ट कॉल का, तो 15 + 20 14 का 29 अगस्त तक का टाइम उसे देना चाहिए। उसके बाद अगर वो पैसा नहीं देता तब उसे डिफॉल्टर मानेंगे। क्या बोल रहे हैं? अ मिनिमम 14 days नोटिस इज टू बी गिवन शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट। ठीक है? कॉल मस्ट बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर्स विद इन द सेम क्लास। ठीक है जी? और एक चीज का ध्यान रखना आप, कि अगर कंपनी ने इक्विटी और प्रीफरेंस दोनों शेयर इशू करें, तो आपको उनके साथ प्रीफिक्स इक्विटी या प्रीफिक्स प्रेफरेंस वो लगा के चलना आगे। ठीक है जी? तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, हर जगह इक्विटी 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 लिखवाऊंगा आपको, और जहां प्रीफरेंस होगा वहां प्रीफरेंस लगा देना। कई जगह लोग लिखवाते हैं ना शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल, तो आदत डालिए इक्विटी शेयर कैपिटल डालने की। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल लगा के अपने काम चलाएंगे। ठीक है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद फिर हमारा ये एनसीईआरटी से रिलेटेड थ्योरेटिकल डिस्कशन खत्म हो जाएगा। आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर हमें।
बाकी अकाउंटिंग के प्रोसेस चल रहे हैं, ऐसा ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है। मुझे लग नहीं रहा और कुछ है। कॉस्ट एंड एरियर पे ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। टेबल एफ होती है, टेबल एफ ध्यान रखना। ये जो होता है ना कि इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट एंड एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस पे कहाँ दिया जाएगा, वो टेबल एफ में मेंशन है। कहाँ पर मेंशन है ये? टेबल एफ में मेंशन है। अगर आपको एडवांस पैसा मिल गया तो कॉस्ट इन एडवांस की कैटेगरी में डालते हैं। और कॉस्ट इन एडवांस पे कंपनी को 12% इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अगर कॉस्ट इन अरियर है, अनपेड कॉस्ट, उस पर कंपनी को 10% इंटरेस्ट लेना बनता है। और ये कहाँ मेंशन है? टेबल एफ के अंदर मेंशन है। देख लेना, क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। और जो ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं वो इसे मिस करेंगे अच्छे से। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, टेबल एफ, ये कॉस्ट इन एडवांस पर हमने बोल दिया आपको। हाँ जी, एनसीईआरटी का ये रहा ना, मैं इसी चला तो रहा हूँ। हाँ, पेज नंबर 18 पे है, कॉस्ट इन एडवांस। अगर पैसा एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या बोलेंगे उसको? कॉस्ट इन एडवांस बोलेंगे। और कॉस्ट इन एडवांस पर इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 12%। और कौन सी टेबल में लिखा है? टेबल एफ में लिखा है। और सुनो, कॉस्ट इन एडवांस जो है वो कहाँ शो होगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर अदर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर कौन सी हेडिंग जाएगी? अदर करंट लायबिलिटी। उसके अंदर ये शो होगा। तो ये भी बताया, पूछा जाता है क्वेश्चन 1 मार्कर में, ये कहाँ शो होगा। तो हमने सारे के सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। और इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो भी होगा ये सब हम लोग जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोगों ने इसका पूरा कर लिया। ठीक है जी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में पता चल गया, कॉस्ट इन एडवांस, कॉस्ट इन एरियर, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, वो सब पता चल गया। ठीक है। तो अभी है टाइम थोड़ा सा, एक बार अपनी बुक खोलिए पिंक वाली अब, जल्दी से। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है, जैसे छोटे बच्चों को देते हैं ना, लर्निंग करके आना बेटा। ये जो पिंक बुक है, जो भी है डार्क पिंक है, इसके इशू शेयर्स के थ्योरी के पोर्शन को पढ़ना सिर्फ, प्रैक्टिकल नहीं, सिर्फ थ्योरी के पोर्शन को पढ़ना, ताकि जो भी आपने पढ़ा वो सीमेंटेड हो जाए और एग्जाम में गलत ना हो। ठीक है जी। तो थ्योरी ये कवर हुई, जो बची हुई थ्योरी है वो जब हम एज एंड व्हेन इट विल अराइज तब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पूरा दो, करीब करीब 3 घंटे का टाइम, या मैं बोलूँ 2 और 30 मिनट्स का टाइम हम लोगों ने थ्योरी को डिस्कस करने में लगाया। फिर भी अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन तो लाना था मुझ पे, तुम पे नहीं, मुझ पे। ओके, चलिए फिर मैं वाइंड अप करता हूँ इसको आज यहाँ। बाकी फिर हम अगली क्लास में देखेंगे और प्रैक्टिकल शुरू करेंगे।